डायबिटीज मेलाइटस क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे आम भाषा में शुगर या मधुमेह भी कहते हैं, एक क्रॉनिक बीमारी है। इसमें खून में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। होता ये है कि या तो आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, या फिर आपका शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। क्या आप किसी खास तरह के डायबिटीज के बारे में जानना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि जो अप्रोचेज हैं टू ड्रग थेरेपी इन टाइप 2 मेलाइटस, उसमें इम्प्रूव इंसुलिन अवेलेबिलिटी एंड ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि जब हम इंसुलिन अवेलेबिलिटी बढ़ाने वाली दवाइयों की बात करते हैं, तो उनका काम होता है आपके अग्नाशय पैनक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन बनाने या उसे रिलीज करने के लिए प्रेरित करना। दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने वाली दवाइयां आपके शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में मदद करती हैं, जिससे ग्लूकोज आसानी से कोशिकाओं के अंदर जा सके। क्या आप इन दवाइयों के कुछ उदाहरण जानना चाहते हैं? आप मुझे बताएं इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा बनता है। ये आपके खून में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकें। आसान शब्दों में कहें तो इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो कोशिकाओं के दरवाजे खोलकर उन्हें ग्लूकोज लेने में मदद करता है। क्या आप इंसुलिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कुछ खास दवाइयां हैं जो आपके शरीर के नेचुरल GLP-1 हार्मोन की तरह काम करती हैं। ये दवाइयां अग्नाशय को इंसुलिन बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। ये पाचन को भी धीमा करती हैं, जिससे भूख कम लगती है और वजन कम करने में सहायता मिलती है। क्या आप इनके कुछ उदाहरण जान? सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया, जैसा कि हमने पहले बात की, इंसुलिन अवेलेबिलिटी बढ़ाने वाली दवाइयों का एक क्लास है। ये दवाइयां अग्नाशय को ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे ब्लड शुगर कम होता है। इनके कुछ उदाहरणों में ग्लिमेपेराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिक्लाजाइड शामिल हैं। इनका मुख्य साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाना और वजन बढ़ना हो सकता है। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? DPP-4 आईज। DPP-4 इनहिबिटर्स, जिन्हें ग्लिप्टिन्स भी कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए दी जाने वाली खास दवाइयां हैं। ये खास एंजाइम, जिसे DPP-4 कहते हैं, उसे ब्लॉक कर देती हैं, जिससे आपके शरीर में इंक्रेटिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये इंक्रेटिन हार्मोन इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने और ग्लूकागॉन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। इनके कुछ उदाहरणों में सिटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन शामिल है। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आप मुझे बताएं जो ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, बिगुनाइड्स, मेटमॉर्फिन या पियोग्लिटाजोन, ये किस तरह से काम करती हैं? बिल्कुल, आइए इसे समझते हैं। मेटफॉर्मिन, जो एक बाइगोनाइड है, वो आपके लिवर द्वारा बनाई जा रही ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। ये आपकी कोशिकाओं को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में भी मदद करती है। दूसरी तरफ पियोग्लिटाजोन, जो एक थायाजोलिडिनेडायोन है, वो सीधे आपके मसल्स और फैट टिश्यू को टारगेट करती है। ये कोशिकाओं के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे वे इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और ग्लूकोज का अवशोषण बढ़ जाता है। क्या आप इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर जान पाए? अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स खास तरह की दवाइयां होती हैं जो पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। ऐसा करने से भोजन के बाद ब्लड शुगर का स्तर तेजी से नहीं बढ़ता। आमतौर पर इन्हें खाने के पहले निवाले के साथ लिया जाता है। इनके साइड इफेक्ट्स में पेट में गैस, दस्त और पेट दर्द शामिल है। क्या आप इनके कुछ उदाहरण जानना चाहते हैं? अब मुझे ये बताएं कि ये जो इम्प्रूव इंसुलिन अवेलेबिलिटी एंड ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इनको हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं या अकेले अकेले लेते हैं, या कौन से फैक्टर्स होते हैं उस पे हम डिसाइड करेंगे? हाँ, इन्हें अकेले अकेले भी लिया जाता है और कभी कभी साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन में भी लिया जाता है। ये पूरी तरह से कुछ खास फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे आपकी HbA1c रीडिंग, आपकी बीमारी का इतिहास, आपका वजन, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क और आपको कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है। डॉक्टर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही तय करते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा सबसे अच्छी रहेगी। क्या आप इनमें से किसी फैक्टर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?
मेजर लिमिटेशन क्या है? एक्सेप्ट फॉर DPP 4 आइज एंड GLP-1 एगोनिस्ट के अलावा। दूसरी क्लास की दवाइयों की बात करें तो सल्फोनिल यूरिया का एक बड़ा नुकसान ये है कि उनसे ब्लड शुगर बहुत कम हो जाने और वजन बढ़ने का जोखिम रहता है। मेटफॉर्मिन जैसी कुछ दवाइयों के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे दस्त या मतली हो सकती हैं। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स पेट में गैस और बेचैनी पैदा कर सकते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स ब्लड शुगर को कम करने के साथ साथ पेशाब के रास्ते संक्रमण UTIs के खतरे को बढ़ा सकते हैं। क्या आप किसी खास दवा के बारे में और जानना चाहते हैं? 2 मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब पहले मुझे टाइप 1 के बारे में बताएं। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अग्नाशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। नतीजतन शरीर पूरा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम बनाता है। इसके लक्षणों में बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, अचानक वजन कम होना और थकान महसूस होना शामिल है। ये आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है और जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उन्हें जीवन भर इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? What is type 1A and type 1B? टाइप 1 डायबिटीज को दो भागों में बांटा गया है, टाइप 1A और टाइप 1B। टाइप 1A जिसे इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज भी कहते हैं, यह सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अग्नाशय की उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो इंसुलिन बनाती हैं। इसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाते हैं। टाइप 1B जिसे इडियोपैथिक डायबिटीज भी कहते हैं, ये बहुत कम होता है। इसमें अग्नाशय के खराब होने का कोई बाहरी कारण नहीं दिखता और ऑटो एंटीबॉडीज भी टेस्ट में नहीं आती। क्या आप इन दोनों के बारे में कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं? बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। हाँ, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन यानी बीटा कोशिकाओं का नष्ट होना टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य कारण है। टाइप 1A में ये ऑटो इम्यून प्रक्रिया द्वारा होता है, जहां शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली ही बीटा कोशिकाओं को दुश्मन समझकर नष्ट कर देती है। टाइप 1B में भी बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन इसका वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसमें ऑटो एंटीबॉडीज भी नहीं आती। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कीटोसिस। कीटोसिस एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है जब आपका शरीर चीनी या ग्लूकोज के बजाय चर्बी को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जलाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाते हैं तो शरीर फैट को तोड़कर कीटोन्स बनाता है, जो दिमाग और शरीर के लिए नया ईंधन बन जाते हैं। ये स्थिति आमतौर पर तब होती है जब आप कीटोजेनिक डाइट पर होते हैं या उपवास करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बिल्कुल अलग है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों में हो सकती है। क्या आप कीटोसिस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? Now type 2 diabetes mellitus. टाइप 2 डायबिटीज में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर कोशिकाएं इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यह आमतौर पर अधिक वजन, शारीरिक निष्क्रियता और पारिवारिक इतिहास जैसे कारकों के कारण होता है। इसके लक्षणों जैसे ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना और थकान महसूस होना धीरे धीरे विकसित होते हैं। इसे अक्सर लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे बेहतर खान पान और एक्सरसाइज और कभी कभी दवाइयों के जरिए प्रबंधित किया जाता है। क्या आप इसके मैनेजमेंट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? बच्चों में डायबिटीज के लक्षण कैसे ढूंढ सकते हैं? डायबिटीज के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बिना कोशिश किए वजन कम होना, थकान महसूस होना, धुंधली नजर और घावों का धीरे धीरे ठीक होना। टाइप 2 डायबिटीज में लक्षण कभी कभी बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। क्या आप इनमें से कोई लक्षण महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा बच्चों ताकि में आपकी जांच हो शुगर, सके। बच्चों के शुगर के पैरामीटर्स के बड़ों के समान होते हैं कि अलग होते हैं और कितने होते हैं? जी हाँ, बच्चों और बड़ों के शुगर के पैरामीटर्स में थोड़ा फर्क होता है। छोटे बच्चों का ब्लड शुगर ज्यादा घटता बढ़ता है, इसलिए उनके टारगेट रेंज थोड़े अलग होते हैं। उदाहरण के लिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फास्टिंग शुगर 80 से 100 mg/dl के बीच हो सकता है, जबकि बड़ों के लिए यह आमतौर पर 70 से 100 mg/dl तक सामान्य माना जाता है। क्या आप किसी खास उम्र के बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं? उन फास्टिंग वाली होगी और दूसरी आफ्टर मील वाली कितनी होनी चाहिए?
बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले बात की, उम्र के हिसाब से इसमें फ़र्क होता है। आमतौर पर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए फास्टिंग शुगर्स 80 से 100 mg पर डीएल के बीच हो सकती है और खाने के 2 घंटे बाद इसे 140 mg पर डीएल से कम रहना चाहिए। वहीं 13 से 19 साल के किशोरों के लिए फास्टिंग शुगर 70 से 100 mg पर डीएल तक सामान्य मानी जाती है और खाने के बाद 140 mg पर डीएल तक रह सकती है। क्या आप किसी खास उम्र के बच्चे के बारे में जानना चाहेंगे? ग्लूकागॉन के बारे में बताएं, टाइप 2। ग्लूकागॉन इंसुलिन का उल्टा काम करता है। ये लीवर को ग्लूकोज जारी करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में अक्सर ग्लूकागॉन का स्तर बहुत ज्यादा रहता है, जो खाली पेट और खाने के बाद भी कम नहीं होता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। कुछ दवाइयां जैसे DPP-4 इनहिबिटर्स या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्लूकागॉन के स्राव को कम करने में मदद करती हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ना क्या अब ह्यूमन प्रो इंसुलिन। ह्यूमन प्रो इंसुलिन दरअसल इंसुलिन बनने का एक पहला स्टेप है। ये एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में बनता है। बाद में इसी प्रो इंसुलिन को तोड़कर एक्टिव इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनाए जाते हैं। प्रो इंसुलिन में बहुत कम हार्मोनल एक्टिविटी होती है। क्या आप इसकी प्रोसेसिंग या किसी खास बीमारी से इसके संबंध के बारे में जानना चाहते हैं? A chain and B chain in proinsulin. हाँ, प्रो इंसुलिन एक अकेली चेन होती है जिसमें ए चेन, बी चेन और बीच में एक सी पेप्टाइड जुड़ा होता है। जब इंसुलिन बनता है तो इस सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है और ए और बी चेनें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं। क्या आप इन चेनों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? Insulin discovered in 1921. जी हाँ, इंसुलिन की खोज सच में 1921 में हुई थी। कनाडा के वैज्ञानिक फ्रेडरिक बैंटिंग और उनके छात्र चार्ल्स बेस्ट ने इसे कुत्ते के अग्नाशय से निकाला था। बाद में जेम्स कॉलिप ने इसे शुद्ध किया ताकि ये इंसानों के लिए सुरक्षित हो सके। इंसुलिन की खोज ने डायबिटीज के इलाज को पूरी तरह से बदल दिया और इसने लाखों लोगों की जान बचाई। क्या आप इस खोज के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? इंसुलिन चेन के बारे में बताएं। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल में 2 शॉर्ट चेनें होती हैं जिन्हें ए चेन और बी चेन कहते हैं। ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स और बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों चेनें आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं और ए चेन में एक इंटरनल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। क्या आप इंसुलिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? Insulin is synthesized in the beta cell of pancreas, pancreatic islet of single chain peptide proinsulin, connective C peptide. हाँ